रातों रात सिलिकॉन वैली बैंक डूब गया और सिर्फ 2 दिन के अंदर $245 बिलियन का लॉस हो चुका है। लेकिन सिर्फ सुनामी नहीं आती, सुनामी के बाद भूकंप के झटके भी महसूस किए जाते हैं और ये भूकंप के झटके महसूस किए सिग्नेचर बैंक ने, जिसके सिर्फ 2 दिन के अंदर 50% से भी ज्यादा शेयर प्राइसेस डाउन हो चुके हैं। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history. So hello guys, this is Ajay Sharma and I welcomes you all to FinOcean। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक आखिर डूबा कैसे, इसके पीछे कारण क्या थे और बिल्कुल सरल भाषा में हम लोग जानने वाले हैं। और दूसरी बात, हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि क्या 2008 का क्राइसिस वापस रिपीट हो सकता है। और तीसरी बात हम लोग जानने वाले हैं कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और चौथी बात, आम जनता ऐसा क्या करे कि वो इंश्योर कर पाए कि उनका पैसा बैंक्स में सुरक्षित है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बैंक्स का एक प्राइमरी फंक्शन होता है कि आम जनता से पैसे लेना और जिनको ज़रूरत है उनमें पैसे बांटना। सिलिकॉन वैली बैंक भी कुछ ऐसा ही करता था, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक आम जनता की जगह स्टार्टअप से फंड्स रेज करता था और स्टार्टअप्स को ही फंड देता था। सिलिकॉन वैली बैंक ने जो स्टार्टअप से डिपॉजिट लिया वो 2017 में $44 बिलियन का लिया था, लेकिन 2021 तक ये डिपॉजिट की रकम पहुंच चुकी थी $189 बिलियन तक। अब जैसे जैसे डिपॉजिट्स की रकम बढ़ने लगी बैंक के पास, तो ये बैंक डिपॉजिट की रकम अपने पास तो रखेगा नहीं, इसको वो कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट इसने जहाँ पे किया, प्रॉब्लम इसमें आया जब सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप से फंड्स रेज करता था, मतलब कि डिपॉजिट्स लेता था, तो इसको लोन भी स्टार्टअप्स को ही देना चाहिए था। वैसे ही 2017 तक जो इसका डिपॉजिट्स था स्टार्टअप से वो 44 बिलियन तक का था और इसका जो लोन दिया इसने स्टार्टअप्स को वो था 23 बिलियन तक। लेकिन जब ये अमाउंट 2021 में $189 बिलियन तक पहुंच गई, तो इसका जो लोन था, जो इसने लोन दिया स्टार्टअप्स को, वो इतना इंक्रीज नहीं हुआ। सिलिकॉन वैली बैंक ने 2021 तक स्टार्टअप्स को सिर्फ $66 बिलियन का ही लोन दिया। तो बाकी डिपॉजिट्स का इसने आखिर किया क्या? बाकी डिपॉजिट्स का इसने सोचा कि कहीं ना कहीं पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट हम लोग कर देते हैं। तो सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, जो कि एक सेफ इन्वेस्टमेंट थी। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करने का मतलब होता है कि आपने गवर्नमेंट को लोन दिया है, और जब लोन दिया है तो आप चाहोगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में इनकम होगी। तो दोस्तों, इन वीडियोस के पीछे बहुत ही मेहनत होती है, तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा ऐसा मानना होता है कि आप अगर इस चैनल के ऊपर 1 मिनट भी स्पेंड करते हो तो आपका 1 मिनट भी वैल्यूएबल होना चाहिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसने स्टार्टअप्स को फंड किया है, तो स्टार्टअप्स को जब इसने फंड किया तो बहुत सारे इसने टेक स्टार्टअप्स को फंड किया, लेकिन पिछले 1 साल में टेक स्टार्टअप्स का परफॉर्मेंस वो बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से टेक स्टार्टअप्स को पैसों की ज़रूरत थी। तो टेक स्टार्टअप्स गए इसी बैंक के पास अपने डिपॉजिट को वापस लेने के लिए। अब सिलिकॉन वैली बैंक जिन जिन स्टार्टअप से इसने डिपॉजिट्स लिए थे, उन स्टार्टअप्स को वापस पैसों की ज़रूरत पड़ी, और पैसों की ज़रूरत पड़ने के बाद उन स्टार्टअप्स को वापस से उनका डिपॉजिट्स रिटर्न करना पड़ा। इस पैसे को देने के चक्कर में इन्होंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो इन्होंने परचेज किए थे, उन बॉन्ड्स को इसको बेचना पड़ा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने स्टार्टअप से पैसा लिया, डिपॉजिट लिया, उस डिपॉजिट को कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना था, तो इन्होंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जब उन स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए था, तो वापस से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को बेच के ये पैसा ले लेंगे और इसी पैसे को वापस से स्टार्टअप्स में बांट देंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फेडरल बैंक, जो कि यूएसए का आरबीआई बैंक भी है, उसने गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट इंक्रीज कर दिए। लेकिन क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स को पहले से ही परचेज करके रखा था, तो इनके गवर्नमेंट बॉन्ड्स के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुए, तो इनको वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बेचने पड़े लोअर इंटरेस्ट पे ही। इनको बॉन्ड्स तो बेचने ही पड़ेंगे क्योंकि इनके स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए। लेकिन फिर इनके बॉन्ड्स को खरीदेगा कौन? क्योंकि मार्केट में तो आज जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई है, कोई भी इंसान हाई रेट के ही ऊपर इंटरेस्ट लेगा। तो इनके बॉन्ड्स की वैल्यू डाउन हो गई और इस डाउन वैल्यू पे ही इनको
अपने बॉन्ड्स को बेचना पड़ा। तो जब इन्होंने बॉन्ड्स को बेचना स्टार्ट किया तो इनका जो इंटरेस्ट रेट था वो कम था, क्योंकि अब तो फेडरल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो इनके बॉन्ड्स को परचेज करेगा कौन, खरीदेगा कौन? तो इनके बॉन्ड्स की वैल्यू जो है वो कम आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने जितना डिपॉजिट स्टार्टअप से रेज किया था ये उतना ही पैसा देने में नाकाम रहे। और यही वो कारण है जिसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक आज डूबने की कगार पे है। जैसा ही देखने को मिला सिग्नेचर बैंक के साथ, जहां पे सिलिकॉन वैली बैंक जैसे स्टार्टअप्स को फंड करता था, वैसे ही सिग्नेचर बैंक जो कंपनीज क्रिप्टोस में डील करती थी उनको फंड करता था। तो जिन कंपनीज का अकाउंट सिग्नेचर बैंक में था उनको लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक जैसे सिर्फ स्टार्टअप्स को फंड करता था और उनके स्टार्टअप्स डूब गए तो सिलिकॉन वैली बैंक भी डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही सिग्नेचर बैंक भी सिर्फ क्रिप्टोस की कंपनी को फंड करता है और आजकल जो क्रिप्टोस का मार्केट है वो भी डाउन चल रहा है। तो क्या पता हमारा भी पैसा डूब जाए। तो यहाँ पे भी लोगों की कतार बढ़ने लगी सिग्नेचर बैंक में भी, और लोगों ने कहा कि हमारा पैसा वापस दे दो। तो यही वो कारण है कि सिग्नेचर बैंक भी डूबने की कगार पे है और इनका भी शेयर का प्राइस 50% से ज़्यादा डाउन चल रहा है। भारत में अगर कोई भी बैंक डूबता है तो आरबीआई के रूल के अनुसार हर इंसान को 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, भले ही आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख से भी ज़्यादा रुपए हों, फिर भी आपको 5 लाख तक ही मिल सकते हैं। वैसे ही यूएसए में FDIC है। FDIC मतलब कि लोगों का पैसा जो बैंक्स में है उसको सिक्योर करने का काम करता है। तो उसने कहा है कि आपका $2.5 लाख तक का पैसा सेफ रहेगा, मतलब कि इंडियन रुपीस में 2 करोड़ तक का पैसा आपका सेफ रहेगा और 2 करोड़ तक आपका पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे न्यूज़ आई है कि HSBC बैंक, जो कि यूएसए का बहुत बड़ा बैंक है, उसने इसको मर्ज कर लिया है। और यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे अब इलेक्शंस भी नज़दीक आ रहे हैं, तो यूएस गवर्नमेंट ने भी कहा है कि सबका पैसा सुरक्षित है, किसी को भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। यूएसए में आम आदमी का भरोसा बैंक्स के ऊपर डगमगाया हुआ है। तो वहाँ पे जो है छोटे मोटे जो रीजनल बैंक्स हैं वहाँ से विड्रॉवल स्टार्ट हो चुका है। तो अगर विड्रॉवल स्टार्ट हो चुका है तो बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा, और अगर बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा तो वो कंपनीज को लोन नहीं दे पाएगा, मतलब कि इकोनॉमी आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। और इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर रिसेशन आएगा, और इस रिसेशन का इम्पैक्ट सीधे सीधे इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यूएसए की इंडिया में 1000 कंपनीज से भी ज़्यादा हैं, और इन 1000 कंपनीज में काम करते हैं 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो कॉल सेंटर हो, चाहे वो बैक एंड हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो इनोवेशन हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, हर फील्ड में यूएसए की कंपनीज इंडिया में है और इंडिया के भी ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या 2008 का क्राइसिस वापस से रिपीट हो सकता है? मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक ने यहाँ पे सिर्फ स्टार्टअप्स के ही पैसे उठाए थे, आम जनता के पैसे नहीं उठाए थे। लेकिन बहुत सारे बैंक्स के ऊपर इस एक बैंक का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो रिसेशन तो आएगा, लेकिन ये रिसेशन उतना बड़ा नहीं होगा जितना 2008 में आया था। अब एक बहुत बड़ा सवाल कि आम जनता ऐसा क्या करे कि वो देख पाए कि उनका पैसा बैंक्स में सुरक्षित है या नहीं। देखिए, बैंक्स में जब भी कोई फ्रॉड होता है तो वो सबसे ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पे लोन में ही देखने को मिलते हैं। तो आपको सिर्फ चेक करना होगा कि बैंक ने किसी को भी लोन दिया है तो वो लोन सिर्फ एक आदमी को तो नहीं दिया, या फिर एक सिर्फ स्टार्टअप को तो नहीं दिया, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप को तो नहीं दिया। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उन पैसों को इन्वेस्टमेंट आप डाइवर्सिफाई करके कर सकते हो। आपका पैसा कभी भी एक जगह पे मत रखिए। आपको पैसा अगर बैंक में ही रखना है तो सिर्फ एक बैंक में पैसा मत रखिए। यहाँ पे 4-5 बैंक अकाउंट्स आप खोल सकते हो और 4-5 बैंक्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कोशिश करिए कि जो छोटे बैंक्स हैं उन बैंक्स में थोड़ा कम पैसा रखने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि छोटे बैंक जल्दी डूब सकते हैं लेकिन बड़े बैंक्स इतनी जल्दी नहीं डूबते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करके ही जाइए और देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।